खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद और मैं हूं जरी जलील। नाज़रीन, आज के राइट्स वॉच में हम बात करेंगे फ्रंटियर कांस्टेबलरी को जो फेडरल कांस्टेबलरी में चेंज किया गया है और इस हवाले से जो एक सदारती ऑर्डिनेंस आया है उस हवाले से। इस जो ऑर्डिनेंस आया है इसके तहत फ्रंटियर कांस्टेबलरी जिसका काम होता था कि वो जो साबिक फाटा के इलाके हैं उसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी फ़राहम करती थी और जो बफर जोन बनता था साबिक फाटा और जो सेटल्ड एरियाज़ के दरमियान जो केपी के थे उसके दरमियान इसकी जो है वो तैनाती होती थी। लेकिन अब इस फोर्स को एक फेडरल फोर्स में तब्दील कर दिया गया है और इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ इस फोर्स को जो है वो पुलिस ऑर्डर 2002, CRPC, एंटी टेररिज्म एक्ट की पावर्स भी दे दी गई हैं और यही वजह है जिसकी वजह से जो इंसानी हकूक़ के लोग हैं वो और जो वकला हैं वो कुछ तशवीश का इजहार कर रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ साबिक पुलिस अफसरान भी इस बात पर कुछ जो है थोड़ा से शाकी नज़र आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि शायद ये एक कदम बढ़ाया जा रहा है जो प्रोविंशियल पुलिस है और ख़ास तौर पर केपी की जो पुलिस है उसको अंडरमाइन करने के लिए और वहाँ पे एक पैरेलल पुलिसिंग सिस्टम क्रिएट करने के लिए। इसके साथ साथ जो इंसानी हकूक़ के रहनुमा हैं वो समझते हैं कि इससे शहरी हकूक़ जिस तरह के जब लोग एहतजाज के लिए निकलते हैं उन पर जो हुकूमत क्रैक डाउन करती है उसके लिए हुकूमत एक इजाफी फ़ोर्स जो है वो तैनात कर रही है और ये जो फोर्स है ये फेडरल गवर्नमेंट के मातहत होगी। तो आने वाले दिनों में जो भी एहतजाज का सिलसिला अगर शुरू होता है तो उसको कुचलने के लिए इस फोर्स का बहुत ही कलीदी किरदार होगा। इस पर सियासी और कानूनी आरा क्या है इसके हवाले से हमारे नुमाइंदा राना माली ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए पहले आपको ये दिखाते हैं। वफाकी हुकूमत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी का दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ाने और फोर्स की रीऑर्गेनाइजेशन करने का फैसला कर लिया है और इस मकसद के लिए सदर मुमलकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया है, जिसके बाद फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी का दर्जा हासिल हो गया है। वफाकी वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह किया कि फेडरल कांस्टेबलरी को फेडरल पुलिस नहीं समझा जाना चाहिए और ऑर्डिनेंस आईनी स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। ताम फौजदारी कवानीन के सीनियर वकील शबीर गिगयानी के मुताबिक FC की तंजीम न करने का असल मकसद उसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना है और इस फोर्स को गिरफ्तारी के इख्तियारात देना 18वीं तरमीम और सूबाई खुदमुख्तियारी के खिलाफ है। इसका वाहिद मकसद यही होगा कि उसको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो केपी पुलिस है वो सूबे के अंदर है तो इसका ये होगा कि चूंकि FC के तमाम महकमे हैं स्पेशली यहाँ है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट के अगर किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ सियासी इख्तिलाफात हो तो इसी फेडरल कांस्टेबलरी को यूज करके वो अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ FIR भी दर्ज करेगा। अगर FIR दर्ज करेगा तो फिर इन्वेस्टिगेशन की पावर भी उनके पास होगी, वो भी करेंगे। उनके लिए स्पेशल कोड भी बना सकते हैं, जिस तरह एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लिए स्पेशल फोर्स है या FIA के लिए स्पेशल फोर्स है या एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए स्पेशल कोर्स है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर वकील और HRCP के मेंबर ताहिर हुसैन का कहना था कि फेडरल कांस्टेबलरी को इंसदाद दहशतगर्दी का इख्तियार देने का मकसद ये होगा कि अब ये फोर्स भी किसी को 90 दिन तक बगैर रिमांड के कैद कर सकती है। किसी के जो पावर्स दे रहे हैं किसी का मतलब तो ये है कि वो 90 डेज की इन्वेस्टिगेशन 90 डेज में उनको अब बलूचिस्तान में जो एक अमेंडमेंट आई है टेररिज्म एक्ट की उसमें तो वो बगैर रिमांड के उनके अपने पुलिस ऑफिसर्स को एक मैजिस्ट्रेटल पावर दिया हुआ है, 90 दिन तक रख सकते हैं। तो इस किस्म की चीजें तो हमने देखे कि ज़ियाउल्लक की माशाल्लाह में भी नहीं था जो जितनी आजकल की ये सख्तियां हो रही है। और इसी तरह ये जो आपने किसी के पावर्स का उनको कहा, ये तो एक पैरेलल पुलिस पहले से मौजूद है, एक पैरेलल पावर्स देख के वहाँ की पुलिस को भी कमजोर कर रही है, वहाँ के इदारों को भी कमजोर कर रही है। साबिक पुलिस अफसर और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के साबिक कमांड अफजल शिगरी का कहना था कि इस फोर्स के क़याम का बुनियादी मकसद तो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों और सील्ड इलाकों के दरमियान हिफाजत का होता था और इसमें भर्ती भी सिर्फ मकामी कबाइल के लोग ही हो सकते थे। ताहम अब इस फोर्स में पूरे मुल्क से लोग भर्ती हो सकेंगे और ये फोर्स एक नेशनल रिजर्व फोर्स के तौर पर काम करेगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है पहले उसका एक स्पेसिफिक रोल था और वो रोल ये था कि टू
protect the border between the tribal area and the settled area. और उसके बाद फिर ये रोल जो आहिस्ता आहिस्ता जब हालात चेंज हुआ वो इवॉल्व होता रहा और फिर ये इट वाज बीइंग यूज्ड एज ए बैकअप फोर्स फॉर दी पुलिस फोर्सेस ऑल ओवर पाकिस्तान। वो एक सेंट्रल पुलिस रिजर्व की या फेडरल पुलिस रिजर्व की हमेशा से रिक्वायरमेंट रही है एंड पाकिस्तान हैज ऑलवेज उनको प्रॉब्लम रही। और तो मेरा ख्याल है कि उस चीज को ध्यान में रख के और जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं कि हर जगह जो भी आपको लॉ एनफोर्समेंट करना है तो कोशिश होनी चाहिए कि प्योरली सिविलियन फोर्स हो। फेडरल कांस्टेबलरी में सिक्योरिटी डिवीजन में और फेडरल रिजर्व डिवीजन के नाम से 2 डिवीजन कायम किए जाएंगे। हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तैनात होगा जिसका रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी हुकूमत ज़रूरत पड़ने पर लाइन ऑर्डर के लिए फेडरल रिजर्व फोर्स भी भर्ती कर सकेगी। मुल्क भर में भर्ती किए गए दफातर कायम किए जाएंगे जबकि फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। राना माली, YSPK.net, इस्लामाबाद। ये सारा मामला है क्या और ये जो सारे शकूक का इजहार किया जा रहा है इनमें कितनी सच्चाई है, इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है अख्तर अली शाह साहब को, जो कि साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं, साबिक होम सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं और इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ अजला में और मुख्तलिफ डिवीजन्स में बतौर DIG और DPO भी काम कर चुके हैं और उनका एक बहुत ज़्यादा बड़ा वसी तजर्बा है पुलिस और मिलिट्री जॉइंट ऑपरेशन करने का। और खैबर पख्तूनख्वा में जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट या काउंटर टेररिज्म पॉलिसी की बुनियाद भी आपने रखी थी, तो बहुत शुक्रिया अख्तर अली शाह साहब, अपने YSPK को टाइम दिया। तो सर, पहला मेरा आपसे बात यही है कि अब जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी में हम शिफ्ट करेंगे तो ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा जो कि इस टाइम फिर एक शदीद जो है हम कह सकते हैं मिलिटेंसी की लहर से गुजर रहा है, तो उसकी अपनी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स या सिक्योरिटी सिचुएशन है वो किस तरह से मुतासिर हो सकती है? तो मैं सबसे पहले तो हम आएंगे कंपोजिशन के ऊपर। बिल्कुल। और एक तारीखी पस मंजर है फ्रंटियर कांस्टेबलरी का। ये बुनियादी तौर पे फ्रंटियर कांस्टेबलरी से भी पहले बॉर्डर पुलिस और समाना राइफल्स, बिल्कुल, इनको 1913 में मार्च किया गया और फिर फ्रंटियर कांस्टेबलरी, और 1915 में फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट के तहत, बाकायदा एक्ट के तहत ये फंक्शन करने लगी। और 1958 में फ्रंटियर NWFP कांस्टेबलरी रूल्स बनाए गए और इसमें इस वक्त तक तकरीबन इसकी कंपोजिशन जो है वो ये ट्राइब्स की बुनियाद पे होती थी। उसको आम उसमें ट्राइब्स में कहते हैं कौमी बुनियादों के ऊपर। तकरीबन कोई 36 मेन ट्राइब्स हैं और उसमें फिर 83 सब ट्राइब्स हैं। वो उनकी प्रोपेशनेट तकसीम के ऊपर वो सब ट्राइब से ये प्लाटूने, मसलन मरवत अलहदा प्लाटून होगी, फिर कुकी खेल हैं, फिर इसी तरह कंबर खेल हैं, तो कंपोजिशन इसकी कौमी। और प्राइमरी ड्यूटी इसकी ये थी कि जो बंदोबस्ती इलाके, जो इसको हम सेटल कहते हैं, और जो ट्राइबल इलाके हैं, इनके दरमियान जो बाउंड्रीज थी, बेल्ट्स थी, तो वहां ये प्रिवेंटिव रोल होता था इनका। ट्राइबल इनकर्शन जो जमाने में होती थी, जो सिटीज के ऊपर पास वक्त किडनैपिंग्स हो जाती थी, और तो उसको रोकने के लिए बुनियादी किरदार इनका ये था। अब एक तासुर तो अब ये बन रहा है कि जी, और ये उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मातहत होती थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस वक्त बड़े पावरफुल होते थे। इवन आर्मी जो यूनिट्स भी वहां होती थी, फ्रंटियर कोर होती थी, वो उनके बैक एंड कॉल पे होती थी। ठीक है। अब देखिए, जहां तक एक तासुर अब ये बन गया है कि ये पहले भी ये देखे ये फेडरल फोर्स ही थी। ये फिर बाद में ये जब थोड़ा सा डेविएट हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जाकर फिर इसकी अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ सैफरान के पास रहती थी। ठीक है। और फिर बाद में ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास चली गई। अब जहां तक आते हैं कि क्योंकि उस वक्त भी बुनियादी तौर पे ये 3 में कहूंगे टीयर सिस्टम था जो लॉ एंड ऑर्डर का था यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में हिस्टोरिकली।
खैबर उसमें ट्राइबल एरियाज में पॉलिटिकल एजेंट और उसके मातहत लेवीज और खासादार और स्काउट्स भी वहां होती थी, जिसको अभी हम कोर कहते हैं। बिल्कुल। और दरमियान में जो पट्टी थी यहाँ पर फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, बफर जोन में पुलिसिंग, तो ये तीनों एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेट करते थे। तो इससे फिर अगर इसमें एक भी बेसिक लिंक होता था तो पूरी जो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन थी खैबर पख्तूनख्वा में और उस वक्त एनडब्ल्यूएफपी में वो डिस्टर्ब रहती थी। तो आज भी यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब जब हम टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो अगर ये तसलसल के साथ, मैं सूबे का होम सेक्रेटरी भी रहा हूँ, होम एंड ट्राइबल अफेयर्स, बिल्कुल, तो उस वक्त भी बहुत बड़ा इशू ये होता था कि यहाँ पर जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी की प्लाटून्स थी अक्सर 45, अब ये लिखते थे कि जी इस वक्त सिचुएशन यहाँ पर एग्रीवेट हो गई है, टेररिज्म है और यहाँ पर फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी बुनियादी तौर पर इन इलाकों की बनाई गई है, लेकिन उनकी डिप्लॉयमेंट उस वक्त इस्लामाबाद में भी थी, गिलगित में भी थी और सिंध में भी, उनकी कराची में, और इवन वहाँ के जो सकर प्रिजन्स हैं दूसरे हैं उनकी हिफाजत के लिए भी थी। वो तसलसल के साथ खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की ये हमेशा फेडरल गवर्नमेंट के साथ ये कम्युनिकेशन रही है कि फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के जो प्लाटून्स खैबर पख्तूनख्वा से बाहर डिप्लॉय किए गए, इनको चूंकि यहाँ पर टेररिज्म बहुत ज्यादा है, हर रोज ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसको डिप्लॉय किया जाए। अब आते हैं कि इसको फेडरल, ये दूसरा इसकी हैयत को बिल्कुल चेंज कर रहे हैं और इसमें इसको कह रहे हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एंटी टेररिज्म एक्ट और पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत जो इख्तियारात हैं वो भी दिए जाएंगे और इसकी कंपोजिशन होगी वो दो चीजें हैं, एक सिक्योरिटी और एक फेडरल रिजर्व। तो सिक्योरिटी जो इनकी विंग है उसमें जो ऑलरेडी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है वो रहेगी और जो रिजर्व्स हैं तो वो एंटी राइट रोल्स उसको दे रहे हैं, एंटी राइट का, उसमें इनको वीआईपी प्रोटेक्शन दे रहे हैं और इमरजेंसी रिस्पांस, फिलहाल तो ये तीन है। और इसकी फिर आहिस्ता आहिस्ता जो लग रहा है कि फिर ये जिस तरह फ्रंटियर कोड में पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी रिक्रूटमेंट हो सकती है, रेंजर्स में हो रही है, तो इसी तरह से फिर इसमें भी ये रिक्रूटमेंट इस तरह के ऊपर करेगी। तो यकीनन इसमें दूसरा अहम सवाल ये है कि इस वक्त जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो कंपोजिशन है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर जो है, क्योंकि अब कंकरेंट लिस्ट नहीं रही, जो फेडरल लिस्ट है, हुकूमत सिर्फ जो फेडरल लिस्ट में जहां पर उनको लेजिस्लेशन का इख्तियार है वही वो उनके पास इंतजामी और वही उनके पास मालियाती इख्तियार है। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर जो है ये बुनियादी तौर पे सूबों की सवाबदीद है, उनकी दस्तरस है, उनका इख्तियार है। तो अब भी इवन यहाँ पर अगर फोर्स को भी यहाँ पर तलब करना हो इन एड ऑफ सिविल पावर, तो आप फोर्स को भी तलब कर सकते हैं, लेकिन वो भी सवाबदीद जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, वो रिक्वेजिशन करेगी आर्मी को भी, फ्रंटियर कोर को भी और इवन फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को। वो खुद नहीं कर सकते फेडरल गवर्नमेंट कि फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को हुक्म दे दे कि खैबर पख्तूनख्वा में जाकर एक्शन शुरू कर दे। इसकी कानूनी सूरत हाल आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट की मंजूरी से तो नहीं है, नेशन वाइड इम्पोज हुआ है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर तो ये नेशन वाइड इसकी इम्पोजिशन हो जाती है तो क्या ये सिविल राइट्स, राइट टू प्रोटेस्ट, इस तरह की जो बेसिक फ्रीडम्स होती हैं, क्या इसके ऊपर ये इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा? हम एक जमहूरी माशरा है, ऑर्डिनेंस तो उस वक्त आते हैं जो कि बहुत कोई ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है, सेशन ना सेनेट का हो रहा है ना नेशनल असेंबली का हो रहा है, और बहुत ही कोई ऐसे है कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो वैसे जो जमहूरी कदरे मैं कहूँगा, एक तो लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एक
कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो जो अच्छी रिवायात है, तो चाहिए ये था कि ये इंतजार करते और नेशनल असेंबली या सेनेट का इजलास होता तो इस पे ये पेश करते, उस पर डिबेट होती, प्रोस एंड कॉन्स देखते। लेकिन उन्होंने ऑर्डिनेंस तो जारी कर सकते हैं, वो एक इख्तियार है उसमें। और प्रेसिडेंट भी जब एग्जीक्यूटिव कोई समरी पेश कर दे तो आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके तहत फिर सदर पाकिस्तान वो पाबंद है कि वो ऑर्डिनेंस इशू करे। अब आते हैं कि यहाँ पर जहां तक सिविल राइट्स की बात है, तो वो ये कि ये ऑर्डिनेंस हो या ना हो, अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है, वो कितना जबूरी और अक़दार है, और जो हमारी बुनियादी हकूक है वो उनका अप्रोच उस तरफ क्या है। तो बाजी में जो कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद भी हुआ, पंजाब भी हुआ, कराची भी हो रहा है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको जब नहीं फॉलो किया जाएगा, चाहे वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी शक्ल में हो, वो रेंजर्स हैं आपके सामने हैं, FIA आपके सामने है, पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस खुद, जो कि हम रिफॉर्म्स की बातें करते हैं, कभी हम पुलिस ऑर्डर 2002 ले आते हैं, मजीद रिफॉर्म्स की बातें करते हैं, लेकिन सिर्फ रिफॉर्म कह देने से या एनेक्टमेंट पास कर देने से रिफॉर्म्स नहीं आती। जब तक आप अब से रूल ऑफ लॉ तब होता है कि जब आप कवानीन को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, और फिर अदालतें आपकी आजाद। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जुडिशरी कितने इंडिपेंडेंट है। असल तो गार्डियन आपकी जुडिशरी है, जो गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गार्डियंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स है। तो असल इशू तो वो है मेरे ख्याल में। जिस तरह की एक जमाने में फेडरल सिक्योरिटी फोर्स थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो ये हो सकता है कि इसको शायद फिर उसी तरीके से इस्तेमाल। मैं यही आपसे इसी तरफ आना चाहता था सब, क्योंकि कुछ जो मुबस्सरीन हैं, जो कुछ जो देखते हैं इन मामलात को, सियासी मामलात को भी, उन्होंने ये खदशे का इजहार किया है कि ये पहला कदम है हुकूमत की तरफ से एक फेडरल पुलिस बनाने की तरफ, और वो यही चेक करना चाह रहे हैं लोगों का रिएक्शन फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी में चेंज करके, कि लोग रिएक्ट किस तरह करते हैं। और वो समझते हैं कि शायद आगे जाके इसको क्योंकि पावर्स तो उन्होंने पहले CRPC पुलिस ऑर्डर और ATA की दे दी हैं, हो सकता है उसको वो फिर एक पुलिसिंग की पावर्स, जो जिस तरह थाने बनाने के इख्तियारात, वो भी दे दिए जाएं। तो आपको लग रहा है कि अगर ये चीज़ होती है तो वो किस तरह से हिट करेगी पाकिस्तान जो प्रोविंशियल पुलिस है उसको? ये देखें, पैरेलल फोर्सेस जब आप बता रहे हैं तो उसे नेचुरली यूनिटी ऑफ कमांड खत्म होगी। ठीक है। वैसे भी अक्सर ऑपरेशनल साइट्स पे हमने देखा हुआ है कि जब आपके पास फ्रंटियर कांस्टेबलरी होती है, फ्रंटियर कोर होती है दूसरे, तो उस पे फिर ऑपरेशनल साइड पे यूनिटी ऑफ कमांड, आप कहते हैं लाइन आर्डर, वो कहते हैं हमने अभी ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं अपने कमांडेंट से, अपने CEO से। तो ये यहाँ पर ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स फिर होंगी, और लामहला ये पैरेलल जब एडमिनिस्ट्रेशन जो खासकर मसलन इस्लामाबाद को आप ले लें कि ये क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे है, वहाँ इस्लामाबाद पुलिस भी है, वहाँ पर रेंजर्स भी है, वहाँ पर दूसरी फोर्सेस, तो फिर वहाँ पर जो इस्लामाबाद पुलिस है उनके इख्तियारात जद में आएंगे और ये कॉन्फ्लिक्ट फिर पैदा होगा। और लामहला जो वेलबींग ऑफ द सिटीजन है, असल तो हर इदारा वेलबींग ऑफ द सिटीजन जो गुड गवर्नेंस है उसमें वो पैरामाउंट होता है, तो वो फिर एडवर्सली इफेक्ट होगा। और दूसरा ये है कि इसमें हम ऑलरेडी पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इमदादों के ऊपर चल रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपके इंतजामी अखराजात बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो जरूरत तो इस बात की थी कि जो आपके एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है, पुलिस है, और ये उस पर मैं अभी आता हूँ सर, मैं उस पर आपसे एक सवाल करूँ, लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि इस कानून में जो आपने देखा है कि इसमें जो इनको पावर्स दी गई हैं CRPC की, ATA की, पुलिस, और आपको लगता है कि ये कोई सिग्नलिंग ही है या ये पावर्स देने की जरूरत थी? क्योंकि अगर इन्होंने इन एड ऑफ सिविल पावर ही आना है
तो फिर तो अगर किसी धरने में अगर इन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो अगर FIR का अमल है वो तो पुलिस भी कर सकती थी। तो फिर इस फोर्स को ये पावर्स देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इससे पिछले कानून में ये पावर्स नहीं थी। नहीं, देखें, इस वक्त जो मैं लॉ की बात कर रहा हूँ जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ, जब तक मैं खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर हूँ, गवर्नमेंट हूँ, ठीक है, ये मैं रिक्विजिशन नहीं करूंगा तो ये नहीं आ सकते। ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये मेरा इख्तियार है, ये प्रोविंशियल असेंबली का इख्तियार है, ये प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। फौज भी नहीं आ सकती। आप आर्टिकल 245 को उठाकर दे दे, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिक्विजिशन देती है फेडरल गवर्नमेंट को, उसके तहत आते हैं तब। और यहाँ भी इन एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशंस बनी हुई है जिनके तहत अभी आर्मी यहाँ पर फंक्शन कर रही है। बिल्कुल। तो अब पंजाब में हो सकता है क्योंकि वहां पर इस वक्त जो अगर दोनों गवर्नमेंट एक हो फिर तो वहां पर हो सकता है। जिस तरह सिंध में अभी रेंजर्स ऑपरेट कर रही है, उनको उन्होंने पुलिसिंग पावर्स भी दी हुई है। अब वो तो जाकर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भी उठा सकते हैं क्योंकि उनको इख्तियार दिया हुआ है। जो हुकूमत का कहना है कि हम इसको एक जो एंटी राइट फोर्स के तौर पे एक तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जो धरनों में जो सूरत हाल बनती है, जब एहतजाज होता है तो कभी फ़ौज तलब करनी पड़ती है, कभी रेंजर्स तलब करनी पड़ती है, तो एक अपनी एक फेडरल एक फोर्स हो जो कि ये काम करे। लेकिन आप क्योंकि फैज़ाबाद धरना कमीशन को आप हेड कर चुके हैं और उसके अंदर आपने ये बात लिखी थी कि जो एंटी राइट फोर्स यूनिट्स हैं सूबाई पुलिस के, उसको मज़ीद ताकतवर बनाया जाए और ये जो फेडरल कॉन्स्टेबलरी जैसे जो इदारे जो लाए जाते हैं इनको वापस इनकी असल जुरिस्डिक्शन असल काम पे भेजा जाए। तो ये तो आपकी जो रिकमेंडेशन थी उसके बिल्कुल बरक्स काम नहीं हुआ। उस वक्त भी हमने ये बात की थी कमीशन ने कि वहां पर रेंजर्स है, वहां पर फेडरल कॉन्स्टेबलरी है, तो इनका तो बुनियादी रोल ये है कि ये दे हैव टू फंक्शन एट द बॉर्डर्स, नॉट इन द अर्बन एरियाज। बुनियादी फंक्शन की बात कर रहा हूँ। वो तो जरूरत, चूंकि जब भी अक्सर आप देखते हैं चाहे वो लाहौर में राइट्स हुए, पिंडी में हुए, इस्लामाबाद में हुए, उसमें जो हमारी पुलिस थी वो अटरली फेल्ड हुई वहां पर। तो इसीलिए हमने जो पुलिस के वहां पर फॉर्मर ऑफिसर्स थे, मौजूदा थे, सबके हमने एग्जामिन किया उनको। उसके बाद अब ये रिकमेंडेशंस दी कि ये फ्लॉस किधर है। तो हमने कहा कि बजाय जो अखराजात आप यहाँ रेंजर्स पे कर रहे हो, क्योंकि वो आप उनको TADA भी देते हो, फेडरल कॉन्स्टेबलरी TADA जा रहा है और वो फिर करोड़ों अरबों पे पहुंच जाते हैं। तो उसके बजाय आप इस्लामाबाद पुलिस में एंटी राइट का है लेकिन कम है, उसको उसकी कैपेसिटी को बढ़ाए, उसकी अफरादी कुव्वत को बढ़ाए। इसी तरह पिंडी जो है, ये की ट्विन सिटीज है, इनके लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो उस वक्त मैंने कोई 3000 हमने कहा था, तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे काजी फायजी साहब, उसने हंसी मजाक में इसको उड़ा दिया कि ये कोई हिंदुस्तान को फतह करने जा रहे हैं। तो आज जो हमने रिकमेंडेशंस दी थी आज उसी को ये एंडोर्स भी कर रहे हैं, दूसरी तरीके से कर रहे हैं। जी एंटी राइट फोर्स की बड़ी जरूरत है। तो जरूरत है तो आप इस्लामाबाद पुलिस की कैपेसिटी को बढ़ाएं, उनकी अफरादी कुव्वत को बढ़ाएं। उनका काम यही है। आप पुलिस ऑर्डर को 2002 को उठा कर देखें तो तीन चीजें हैं पुलिस की। एक है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन है और एक जो है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जब अनलॉफुल असेंबली होती है, राइट्स होती है, तो उसके लिए आप प्रोफेशनली डेडिकेटेड आपके एंटी राइट यूनिट्स होते हैं, तो उसको करें आप। दुनिया में तमाम जगह पुलिस ही करती है। बहुत शुक्रिया अख्तर अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और इस अहम हवाले से आप हमसे गुफ्तगू की। सर थैंक यू सो मच। नाज़रीन आगे चलते हैं और बात करते हैं चंद दिनों पहले लाहौर के डिफेंस के इलाके में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबको हिला दिया। हुआ ये था कि एक मॉडल और सोशल इन्फ्लुएंसर ने कुछ जानवरों के साथ तशद्दुद किया। वो जानवर जो उसने घर में पाल रखे थे उसमें से बिल्ली, खरगोश और कुछ एग्जॉटिक जानवर भी थे, और उनके साथ एक जालिमाना तशद्दुद के बाद उनकी वीडियोस बना के, तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की। पुलिस ने रेड किया उसके घर पे, उसको अरेस्ट करके FIR भी लॉन्च की और साथ ही उसको मेंटल फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया।
इस वजह से कि कुछ इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली थी कि जो जो एक्यूज़ थी उनकी मेंटल स्टेट सही नहीं थी। दूसरी जानब सोशल मीडिया पर यह बात शुरू हो गई कि क्या कुछ लोग मेंटल हेल्थ का जवाज़ बनाकर एनिमल अब्यूज़ भी कर रहे हैं और फिर पर्दा भी डाल रहे हैं उन एक्ट्स के ऊपर, अगर उनको अरेस्ट किया जाए या डिटेन किया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मेंटल हेल्थ को एक्सक्यूज़ बना दिया जाए तो क्या एनिमल अब्यूज़ को जस्टिफाई कर दिया जाएगा? क्या पंजाब में क़वानीन हैं जो जानवरों को इस अब्यूज़ से प्रोटेक्ट कर सकें? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास मौजूद है इन्वायरमेंटल लॉयर अल्तमश सईद साहब, जो कि इन्वायरमेंटल एंड एनिमल राइट्स कंसल्टेंट्स के फाउंडर भी हैं। अल्तमश, हमें बताइए कि इस इंसिडेंट में जो लाहौर के डीएचए में हुआ, क्या चीज़ हुई थी, एग्जैक्टली हुआ क्या था और ये मुलजिम अब कहाँ पे हैं? ये इंसिडेंट एक्चुअली लास्ट वीक में रिपोर्ट हुआ था, हुआ नहीं था तब। इट वाज अराउंड थर्ड ऑफ सॉरी 7th ऑफ 8th ऑफ जुलाई जब ये न्यूज़ में आया। उससे पहले इट वाज ऑलरेडी इन पब्लिक बिकॉज देयर वाज दिस इंस्टाग्राम यूजर, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम लूंगा, जिसका नाम था डीजे लाजवाल, जो कि आई थिंक सबको पता है इस टाइम पे। तो उधर काफी पिक्चर्स, आई मीन क्वाइट स्केरी एंड क्वाइट डार्क पिक्चर्स वर अवेलेबल उधर। जब एक केस वायरल हुआ था, कुछ पिक्चर्स में एक रैबिट था विच वाज ऑलरेडी डेड, उसका ब्लड नजर आ रहा था, एंड देयर वर मैसेजेस गोइंग हियर एंड देयर थ्रू सम फ्रेंड्स, एक्चुअली थ्रू एन एनजीओ, बिकॉज आपने जब मेरे इदारे की बात की, वी आर अ डेडिकेटेड एनिमल एनवायरमेंट लॉ फर्म, तो वी वर्क ऑन ऑल काइंड ऑफ एनिमल एंड एनवायरमेंट राइट्स इश्यूज। तो पीपल रीच आउट टू अस कि ये इशू है, अब क्या करना है। तो an NGO named Faltu Se Paltu, which is based in Lahore, reached out to us and shared those pictures with us कि अब हम क्या करें, इसमें क्या हो सकता है। तो उस पिक्चर्स में सबसे खौफनाक तो वही थी, लेकिन वी डिड अ फर्दर रिव्यू फॉर इंस्टाग्राम पेज। एक दो और भी हैं, तो उधर अब तो इट्स बिन डिलीटेड, वो कभी पॉपअप करता है, कभी डिलीट हो जाता है। उसमें काफी, आई मीन देयर इज वेरी डार्क इमेजेस अवेलेबल देयर। There were some incidents of mental abuse there as well. There's some incidents where the parents may have as well. So it was, I mean, I don't want to make a final conclusion कि ये असल वजह थी, because these are sensitive matters, and we recently went through another human rights issues where mental abuse was a big part of the problem, which I will not name, but I know everybody knows about it. So the thing is, animal cruelty in Pakistan generally is not considered at that standard when it comes to human rights and everything, which is rightly so. But the thing is कि जब आप बेजुबान जानवर के against violence legitimize कर देते हैं, then you also legitimize violence against the more weaker human member of our society. But people don't kind of understand that, because there's a international study around this idea, which is called the link. ये I'm sure आप दोनों को भी पता है। उसका बेसिक जनरल नॉर्म ये है कि एनिमल क्रूल्टी और एनिमल अब्यूज जो लोग करते हैं या देखते हैं, they tend to become human abusers as well, domestic violence के वो basically वो cause करते हैं। तो ये इंसिडेंट उस पिक्चर की वजह से वायरल हुआ था, लेकिन इट वाज ऑलरेडी गोइंग अराउंड बिफोर। उस टाइम पे वी आई वाज आस्क्ड टू राइट एन एप्लीकेशन कि इसमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, एंड बिकॉज दिस वाज अ प्राइवेट पर्सन इशू, दिस इज वेयर इट गेट्स अ बिट लीगल. There was no government party involved. It was just a private person. There was no other person involved in this case as well. So this made the Punjab Police Animal Rescue Center, which is an initiative started by the IG Punjab a couple years ago, was a good, suitable organization to take action on this. Because I'll just be honest, even if it's recorded, PRC is unable to do anything that's against the government. But अगर कोई private party है, this is what they're really made for. उसमें अगर आप अब्यूज खत्म करना चाहते हैं, तो देयर गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विद। तो उधर वो एप्लीकेशन गई, फॉरन गई, और उसमें अब एक और इम्पोर्टेंट ये चीज थी कि उसके घर में काफी डिफरेंट काइंड ऑफ जानवर थे। इट वाज नॉट जस्ट पेट्स, कैट्स एंड डॉग्स, रैबिट्स नहीं थे उसमें, कुछ और भी जानवर थे, एक डियर भी था, स्नेक भी थे, एग्जॉटिक रैबिट्स भी थे, कुत्ते भी थे, बिल्लियां भी थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वाइल्ड एनिमल्स essentially per the law. So they were pet animals and they were wild animals. So what happened was, even before they went to raid around 2 to 3 p.m., उन्होंने पहले क्रॉस डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन की थी, which is really important, and doesn't happen often in Pakistan, because one department, one organization doesn't have the proper expertise to deal with certain situations. अब उसमें mental health organizations were reached out as well by the police themselves. ASP Sherbano, who's part of the defense circle, who leads the PARC center, was involved. The PARC Punjab, Police Animal Rescue Center was involved. The Wildlife Department Punjab was involved.
तो उन्होंने इन स्टेक होल्डर्स को एटलीस्ट इन अ लिमिटेड आवर्स बेसिस इकट्ठे किया था। एफआईआर वगैरह भी कोई दर्ज हुई फिर हाँ इस जी, मैं पर? उस पर आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल बिल्कुल दर्ज हुई है, मेरे पास कॉपी भी है, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। तो वो उसके बाद रेड करने गए थे अराउंड 2 से 3 बजे, ये सारे डिपार्टमेंट्स था, वहाँ पे नहीं था उस टाइम। बट दे वेंट, उन्होंने हर जानवर रेस्क्यू किया। देयर वाज नो किल्ड एनिमल एट दैट पॉइंट, मे बी उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, क्योंकि उसकी वायलेंस की पेनल्टीज थोड़ी ज्यादा हैं, पर इंजर्ड एनिमल वहाँ पे काफी थे। तो उन्होंने वो सेफली वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को दिए, और एक शेल्टर है एनिमल राइट्स का, उसको दिए, जो पेट्स एंड कैट्स, जिसका नाम JFK है, क्योंकि उनका एक MOU है PRC के साथ। तो इस तरह एनिमल्स है, और उसके बाद काफी इस पे डिलिब्रेशन हुई। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि, बिकॉज दिस मैटर इज सब जुडिस, तो मैं शेयर तो नहीं कर सकता, बट there was a proper investigation on the mental health side of the person. He was present at the scene, and there was some remarks made which I don't want to share here. Uh, were a bit inappropriate. हाँ जी। तो वो वहीं पे थी और वो सारा कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने उसको लेके गए मेंटल हेल्थ एवेल्युएशन के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने अराउंड 8 बजे FIR रजिस्टर की थी। हमने ये सुना था कि जब मुलजिमा को पकड़ा गया, पुलिस ने रेड की और उनको अरेस्ट किया या डिटेन किया, तो उसके बाद उनको एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में ट्रांसफ़र किया। हाँ जी, मुझे भी यही इन्फॉर्मेशन मिली थी। इससे फिर एक सवाल उठता है कि अगर आप इस जवाज़ के ऊपर, क्योंकि एक तरफ मीडिया में ये भी बात हो रही थी सोशल मीडिया पे कि मेंटल हेल्थ की वजह से उन्होंने इस तरह से एनिमल अब्यूज़ किया, तो क्या इसी जवाज़ के ऊपर, मतलब ये तो आसानी हो गई लोगों के लिए, कन्वीनियंस हो गई कि इसकी बेसिस पे आप जो है वो बाईपास कर दें किसी चीज़ को। आई वर्क फॉर बोथ ह्यूमन एनिमल एनवायरमेंटल राइट्स। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप जजमेंट ना दें, पहले एवेल्युएशन होने दें, इन्वेस्टिगेशन होने दें। But however, there were already reports available that the person was suffering from some mental instability. ठीक। He was sent to rehab, but she escaped. और उसका पूरी opportunity थी to basically, get better. And at the same time, even if none of this is true, she was already working. She was in a working capacity. She was a model, and she was a very successful one, which is like her personal side of things. But she was working. That's the point. So she was already in a mental sane capacity to know what she was exactly doing, which is सही। my basic argument. I'm अच्छा। not making lines कि ये हुआ, इस तरह हुआ। अच्छा अल्तमिश साहब, आपने कहा कि जब रेड किया गया तो पेट एनिमल्स के साथ साथ कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी मिले, तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए तो कोई लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से, तो क्या वो लाइसेंसेस? उनके पास नहीं था, वो FIR नहीं थे, वो FIR की शिक में भी ऐड हुआ था इस वजह से। वो सेक्शन 12 है पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1974, वो यही चीज कहता है। आपने जो ठीक। पॉइंट पिक किया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग वाइल्ड एनिमल्स रखते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड हमने देखा है ख़ास तौर पे लाहौर शहर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लोग बिग कैट्स रखते हैं, जिस तरह पिछले दिनों जौहर टाउन में भी एक वाक़या हुआ। तो ये जो लाइसेंस इनको दिए जाते हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या फिर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम कोई रेगुलर चेक एंड बैलेंस रख सकती है कानूनी तौर पे, या ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए? सर, इस पे मैंने एक और केस किया हुआ, तो आई विल शेयर दैट विद यू। उसका नाम है ईरत हसन वर्सेस जाबिर पंजाब। रिट पिटिशन नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, पर लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जावेद अतीश शेख इसको सुन रहे हैं। लास्ट आर्ग्यूड ऑन द 12th of June। उसमें हमने यही पॉइंट उठाया था। और उस लाहौर हाई कोर्ट में एक और केस 2021 से चल रहा है, विच इज सनीता गुलजार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। उसका रेट पिटिशन नंबर मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उसमें उसमें भी मैं काउंसिल हूँ दोनों केसेस में। उसमें बेसिकली हमारा पॉइंट यही था कि प्राइवेट कैप्टिविटी को जो है आप प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर सकते। अब आपने तो जुलाई 5 के शेर वाले इंसिडेंट की बात की। जी। आई वुड आर्ग्यू कि दिसंबर में भी एक शेर बाहर निकला था हरबंसपुरा में, जिसको मार दिया गया था। बिल्कुल। इस केस में तो पीपल वर जस्ट मोर कीन के ठीक है, वाइल्ड लाइफ अवेलेबल है, नहीं मारे, इनको भेज दें रिहेबिलिटेशन के लिए। पर इस तरह के इंसिडेंट जहाँ पे शेर निकल रहे हैं, ये बड़े सालों से हो रहे हैं, और पंजाब के काफी पार्ट्स में हो रहे हैं। दिस इज नॉट ए वन ऑफ इंसिडेंट। तो हम बड़ी देर से अदालत के पीछे पड़े हुए हैं। तो ठीक। जो हमारा लास्ट केस था, जो जिस 12 जून की सुनवाई हुई थी, उसमें हमने यही आर्ग्यू किया था कि इसको रोकें। और स्पेसिफिकली हमने आर्ग्यू किया था, क्योंकि अदालत के लिए आसान होता है गिविंग अ ब्लैंकेट डिसीजन वर्सेस कोई स्पेसिफिक सिचुएशन वाला डिसीजन। तो हमने उनको कहा कि प्राइवेट रोड साइड जूस हैं जहाँ पे ये चीजें रखी जाती हैं, वहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही। उसका एक लॉ है, मैं अभी बताता हूँ, मुझे बस एक उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना है। उसके साथ साथ हमने केस किया अगेंस्ट प्राइवेट सर्कसेज एज वेल। आई होप यू शेयर माय सिमिलर फीलिंग्स। प्राइवेट सर्कसेज में ह्यूमन सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है, पर साथ ही एनिमल क्रूल्टी का एक बहुत बड़ा, them do things which जी। are not appropriate for at least living beings।
तो हमने वो अदालत में केस पुश किया और जज साहब ने उसकी डेट तो दे दी है अक्टूबर की, पर लेकिन उसमें उन्होंने रिपोर्ट मांगी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि आप बताएं यहाँ पे कैसे रखे जा रहे हैं। तो बेसिक सर आपका जो क्वेश्चन था उसमें ये है कि नहीं, मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रही। अब उसमें एक कमेटी बनी थी, ये 2023 का लॉ है, इसको कहते हैं पंजाब प्राइवेट वाइल्ड लाइफ कमेटी रूल्स ऑफ 2023। ठीक। ये रूल्स पास हुए थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। उसका बेसिकली मकसद ही ये था कि प्राइवेट और पब्लिक लाइसेंसिंग जो है उसमें मॉनिटरिंग किस तरह की जाएगी। इट्स नॉट दैट गुड ऑफ अ लॉ हाउएवर, दैट्स व्हाट आई वुड से, और मैंने कोर्ट में चैलेंज भी। बहुत शुक्रिया अल्तमश सईद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और एनिमल क्रुएल्टी से मुतालिक जो कवानीन हैं और जो वाक़यात जो भी रिसेंटली पेश आए उनके हवाले से आप बात कर रहे थे और बता रहे थे कि इनके सदेबाप के लिए कौन से इक़दाम और कौन से कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है। नाज़रीन, ये था इस हफ़्ते का राइट्स वॉच। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।